नमस्कार दोस्तों, यशवी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग भारत की राज्य व्यवस्था के आज दूसरी क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की दूसरी क्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यह ताज का शासन। किसका शासन? ताज का शासन। ताज का शासन। अभी पिछली वीडियो में हमने कंपनी का शासन पढ़ा था। किसका शासन पढ़ा था? कंपनी के शासन के बारे में पढ़ चुका था, जिसमें क्या गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन बना, वायसराय कौन बना, ये सब के बारे में बता दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, ठीक है, ये सब बताया गया है। फिर अब आते हैं 1858 की 1858 साल। ठीक है, यह 1858 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा इसलिए बनाया गया क्योंकि 1857 की क्रांति आई थी, जो सैन्य विद्रोह हो गया था। ठीक है, इसके चलते ब्रिटिश शासन ने, जो ब्रिटिश सरकार थी वहाँ की, तो उसने क्या किया था, एक कंपनी को जो शासन करने के लिए आदेश दिया था, उसको क्या किया था, रोक दिया था। वो पूरी अपने कंट्रोल में रहना चाहिए। जबकि वो अभी जब तक आप पढ़ रहे थे पिछली कक्षाओं में कि उसमें क्या था कि जो सभी नियम कानून बन रहा था, सब कहाँ पर बन रहा था, ये कंपनी के गवर्नर जनरल बना रहे थे, वायसराय गवर्नर जनरल ये सब बना रहे थे। ठीक है, गवर्नर जनरल बना रहे थे। आइए अब देखते हैं 1858 की क्रांति के बारे में। ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम क्या कर रहा है? इस अधिनियम के तहत यह अधिनियम 1858 की क्रांति के पश्चात, मतलब 1857 की क्रांति के बाद आया था। ठीक है, यहाँ गलती हो गया है, 1800 यहाँ पे क्या रहेगा, 57 रहेगा, 1857 रहेगा। ठीक है, 1857 की क्रांति रहेगा, 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति में क्रांति के पश्चात लाया गया था। इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन का समाप्त कर दिया गया था। जो कंपनी का शासन था उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, और उस पर भारत का शासन क्या कर दिया गया था, भारत पर शासन किसका कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन का। सीधे मतलब वापस सीधे क्या करने लगा, ब्रिटिश की जो सरकार थी उसने यहाँ पर अपना राजस्व मतलब स्थापित कर लिया कि मतलब उसके अंदर सब काम किया जाएगा। ठीक है, अब गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर, गवर्नर जनरल जो पहले नाम था, अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया। ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधित्व के रूप में जाना जाता था। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड भंग कर दिया गया। जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड थे उसको क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, और इसकी समस्त शक्तियां भारत के सचिव के पास चली गई। इसमें एक सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, इसमें एक सचिव का नया सदस्य चुना गया। ठीक है, सदस्य था जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, और जो सचिव के लिए 15 सदस्यों का क्या होता था, 15 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, जो सहायता के लिए उनकी, जो सचिव होता था उनकी सहायता के लिए 15 विधान परिषदों का गठन किया गया, 15 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं
1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को महसूस हुआ कि भारत शासन चलाने के लिए कंपनी, मतलब अब क्या है कि जो कंपनी है अब वो चला नहीं सकता, ठीक है। जो कंपनी शासन कर रही थी तो उनको लगा कि अब वो शासन नहीं कर सकती, क्योंकि उनके चलते काफ़ी विद्रोह करने का, मतलब 1857 की क्रांति हुई थी। इसे देखते हुए इसने 1861 में कानून पारित किया, ठीक है। पहली बार विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडल की व्यवस्था कर दी गई। पहली बार विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडल है, यह मित्रमंडल नहीं है, यह मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल व्यवस्था शुरू कर दी गई, ठीक है। भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की, क्योंकि इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को इसलिए शामिल किया गया कि हो सकता है, अगर मैं ब्रिटिश सरकार का सोचना था कि अगर भारतीयों को शामिल नहीं किया गया तो हमको ये सब आगे, मतलब काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ सकती हैं, मतलब हमको कभी नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर भारतीय नहीं रहेंगे, अभी 1857 की क्रांति देखे ही है, उसमें कितना बड़ा विद्रोह हो गया था, हर प्रांत में क्या हो गया था, विद्रोह कर दिए थे। धीरे धीरे बहुत मुश्किलों से उस पर काबू पाया गया। इसी तरह उन्होंने सोचा कि अपना दिमाग दौड़ाया कि अगर मैं उसमें कुछ प्रतिनिधित्व भारतीयों को रखता हूँ तो जो भी कार्य होगा, अगर कोई भी गलतियाँ की जाती हैं तो उन पर थोप दिया जाएगा, ठीक है। गलतियाँ जो हैं वो भारतीयों पर थोप दिया जाएगा। इससे जो वहाँ की जनता रहेगी उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह और जो भारतीय प्रतिनिधि थे जो भारतीय प्रतिनिधि थे वो गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर आते थे, गैर सरकारी नामित किए गए। देखो, नामांकित मतलब क्या, उसको अपने मतलब सरकारी कामकाज में रखेंगे, लेकिन गैर मतलब कि उसको परमानेंटली नहीं रखे, ठीक है। उसको गैर सरकारी सदस्यों के तौर पे काम कराया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग के तीसरी बार क्या किया गया, राजा 3 भारतीय सदस्यों को, कितने, 3 भारतीय, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, कितने भारतीयों को, 3 भारतीयों को किसमें, विधान परिषद में मनोनीत किया। कौन कौन से थे, राजा बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया, ठीक है। और उसके बाद मद्रास और प्रेसिडेंसियां जो थी उसकी विधायी शक्तियां पूर्ण विकेंद्रीकरण देकर उसे विकेंद्रीकरण किया गया, कि अगर इसलिए विकेंद्रीकरण कर दिया गया कि जो भी नियम कानून बनेगा, मतलब थोड़ा सा विस्तार किया गया कि अगर कोई भी कार्य होता तो छोटे छोटे प्रांतों में होगा, और न कि एक जगह से। मतलब अगर कोई किसी भी प्रांत में कोई भी कार्य करता है, अगर कोई विद्रोह करता है तो उसको वहीं पर दबा दिया जाएगा, इसलिए उसको पूरी शक्ति दे दी गई थी। यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण का प्रवृत्ति उल्टा कर दिया। मतलब वही चीज़ बता रहा है कि जो 1773 में हम लोग केंद्रीकरण की तरफ, ब्रिटिश सरकार जो थी, कंपनी सरकार, वो किस तरफ जा रही थी, केंद्रीकरण की तरफ, कि सब कुछ कंपनी के अंडर हो। लेकिन अब इसमें क्या कर रहा है कि कंपनी के अंडर न रहकर ये यह विकेंद्रीकरण की तरफ जा रही है, क्योंकि वो छोटे छोटे प्रांतों को क्या कर रहा है, खुद की अथॉरिटी दे रही है कि तुम लोग खुद कार्य करो, ठीक है, तुम लोग खुद कार्य करो। और जो भी रेवेन्यू होता तो कलेक्टिंग तो करता था, लेकिन
प्रशासनिक कार्य थे उस खुद मतलब कार्य करने के लिए वो वहाँ के लोगों को दिया जाता था। ये आगे देखते हैं। बंगाल, उत्तरी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1997 में विधान परिषद का गठन किया गया था। वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है, वायसराय को परिषद का कार्य संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने के लिए भी और जो भी शक्तियां सब थी उसको वायसराय को दे दी गई थी। उसमें लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली मान्यता दी गई। पोर्टफोलियो प्रणाली वो होती है, पोर्टफोलियो प्रणाली जैसे कि कोई भी कंपनी, ये पोर्टफोलियो प्रणाली जो है, कोई भी कंपनी है, कोई कंपनी मतलब कोई भी विभाग हो, ठीक है, विभाग में एक व्यक्ति, दो या दो से एक व्यक्ति दो या दो से अधिक विभाग संभालना क्या करना, संभाल लेते थे। ठीक है, संभाल लेते थे। ठीक है, इसमें कोई नहीं कि मतलब आप एक ही सदस्य एक ही विभाग संभालेंगे, उसमें कई सदस्य कई विभाग संभाल सकता था। ठीक है, यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये क्या, एक से अधिक सरकारी विभागों को बनाया गया था, एक से अधिक सरकारी विभागों को प्रभारी बनाया जा सकता था। वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की स्तुति के आदेश जारी करने के लिए मतलब वायसराय आपातकालीन डायरेक्टली आपातकालीन लागू कर सकता था, उसे किसी काउंसिलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ठीक है, जैसे अभी तो हम लोग संसद को पारित करना पड़ता है कि लागू हुआ है तो किस लिए लागू हुआ है। ठीक है, तब उसके बाद आपातकाल लागू होता है, लेकिन इसमें डायरेक्टली वायसराय क्या कर लेता है, आपातकाल लागू कर देता है। ठीक है, इसमें आपातकाल वो डायरेक्टली लागू कर सकता है, किसी की स्तुति की जरूरत नहीं होती है। ऐसे अध्यादेश की मात्र मतलब इसकी अवधि जो होती है वो 6 माह के लिए, अभी भी वो 6 माह के लिए होती है। जब भी कोई आपातकाल लागू होता है तो 6 महीने के लिए लागू होता है, नहीं तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है, नहीं तो फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर दी जाती है, फिर वो कार्यकाल बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की बढ़ाई गई। मतलब अब देखो इसमें उन लोगों का क्या चाल है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, गैर जो थे उनकी संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अब ये सब कुछ देखते हुए धीरे धीरे अपना क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उसमें अगर गैर सरकारी रहेंगे, अधिक रहेंगे, तो उनको क्या किया जाएगा, जो भी कार्य किए जाएंगे और जो भी गलतियां होंगी उन्हीं के ऊपर थोप दिया जाएगा। ये सब तो वही थी। तो 1857 की क्रांति को देखते हुए ये सब काम किया जा रहा है। ठीक है, कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो कि जो हम लोगों पर डायरेक्टली आक्रमण कर सके। ठीक है, इसी को देखते हुए हालांकि बहुमत सरकार सदस्य नहीं थी। मतलब बहुमत में यह होती है कि जैसे किसी कंपनी में या किसी विभाग में आप जाते हैं तो जैसे कि देखते हैं कि अधिक से अधिक ठाकुर हैं, हरिजन हैं, किसी मेजोरिटी की बातें कर रहा है। ठीक है, तो उसमें एक ऐसी मेजोरिटी जैसे कि क्या होता है कि छोटे कास्ट मतलब भारतीय जो थे वो बहुत कम थे उनकी अपेक्षा, ब्रिटिशों के अपेक्षा क्या थे, भारतीय कम थे। लेकिन फिर भी पिछले जो कंपनियां थी मतलब जो विभाग थे उससे अपेक्षा कुछ बढ़ा दी गई थी। ठीक है, इस विधान परिषद में कार्यों को वृद्धि करने और बजट पर बहस करने के लिए कार्यपालिका को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। ठीक है,
इसमें विधान परिषदों और कार्यों में वृद्धि कर दी गई थी। इसे बहस करने के लिए क्या किया गया था? बजट पर बहस करने और कार्यपालिका में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। मतलब अब ये बहस बजट पर भी बहस कर सकते थे, ठीक है, और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी अधिकृत किया गया था। प्रांतीय विधायक परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी, ठीक है। जो विधान के गवर्नर थे, विधान परिषद के गवर्नर थे, उनको कहाँ नियुक्त कर सकते थे? जिला परिषद में, नगर पालिका में, विश्वविद्यालय, व्यापार संगठन, जमींदारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जैसे कोई भी मतलब विभाग में उन सभी को ये किसके पास थी शक्तियाँ? ये गवर्नर, विधान परिषद के गवर्नर के पास शक्तियाँ थी, ठीक है, जो कहाँ कर सकता था? जो नियुक्त कर सकता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर 1909 आता है, 1909 भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार नाम दिया जाता है, क्योंकि मार्ले और मिंटो जो क्या थे? मार्ले गवर्नमेंट, मिंटो सचिव था, ठीक है, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुझाव दिया जाता था। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड भारत के राज्य सचिव थे। मार्ले जो थे वो राज्य सचिव थे और मिंटो जो थे वायसराय थे। सॉरी, हमने उल्टा बता दिया था आप लोगों को। मिंटो जो थे वो वायसराय थे, ठीक है, और जो मार्ले थे वो क्या थे? भारत के सचिव थे, ठीक। सचिव ने अभी नया, जो कि 1858 के बाद में यह नया राज्य सचिव पद दिया गया, गठन हुआ सचिव का, ठीक है। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि। अब देखो, प्रांतीय जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे, अब उनको भी थोड़ा भाई कुछ डेवलप हुआ, तब उसको भी प्रसारित हो भी। उसमें देख ही रहे थे आप 1961 में, 1861 में, कि विकेंद्रीकरण पर जोर दिए रहे हैं, ठीक है, और केंद्रीय परिषद की संख्या 16 से 60 हो गई। जो केंद्रीय परिषद में सदस्य थे, अब उनकी संख्या क्या कर दी? 16 से 60 हो गई, ठीक है। केंद्रीय परिषद की सरकारी बहुमत बनाए रखने के लिए प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी, जो कि प्रांतीय मतलब क्षेत्रीय, जो केंद्रीय परिषद जो था उसमें बहुमत गैर सदस्यों की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन जो प्रांतीय परिषद थे उसमें गैर भारतीयों का मतलब गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत कर सकता था। वो सचिव के पास, गवर्नर के पास रहता था पावर, ठीक है, कि वो रख सकता है। और इसमें नया चीज़ है कि अनुपूरक, इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर बहस करना, ये सब कर सकते थे 1909 भारत अधिनियम में, ठीक है। पहली बार भारत के वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ गठन बनाने का प्रावधान किया गया था। ये फर्स्ट टाइम वायसराय और गवर्नर का कार्यकारी परिषद गठन बनाया गया था, और इस गठन में सबसे पहले सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्य परिषद के प्रथम भारतीय बने, ठीक है। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या किया? प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। क्यों किया? क्योंकि ये जानते थे कि सांप्रदायिक अगर नहीं करेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं कराएंगे, तो जानते हो क्या होता है कि वो जान रहे थे 1857 की क्रांति अभी हुई है, फिलहाल 1857 क्रांति हुई है, और इसमें यही देखो है राज कि अब ये सब क्या सोच रहे हैं कंपनी में, जो ब्रिटिश सरकार है, कि कंपनी के लोग
अब सोच रहे हैं कि ये फूट डालो राज करो का नियम अपना रहे हैं, ठीक है, जो नीति अपना रहे हैं, फूट डालो राज करो का। क्योंकि देखो मुस्लिम संप्रदाय जो था, अब इसमें बोल रहे हैं कि जो संप्रदाय जिस संप्रदाय का लोग रहेंगे उसी संप्रदाय में आप वोट करेंगे, यही चीज़, ठीक है, वही चीज़ के बारे में। अब जो मुस्लिम संप्रदाय हैं वो मुस्लिम सदस्यों को चुनेंगे, और जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं वो हिंदू सदस्यों को चुनेंगे। इसीलिए लॉर्ड मिंटो ये सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं। ये लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था। ये देखो बहुत चालाकी से काम कर रहा है लॉर्ड मिंटो, हमेशा अपने को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये जनक के रूप में जाना जाता है कि ये सांप्रदायिक चुनाव पहली बार इसने सांप्रदायिक चुनाव कराया था 1909 में, ठीक है। फिर आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 20 अगस्त 1917 में, पर इस समय देखो क्या हो गया, 1914 से क्या हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया था, ठीक है, उसको होते हुए स्टार्ट हो गया है। अब इसमें क्या होता है, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उद्देश्य भारत की क्रमिक रूप से उत्तरदायी की स्थापना करेगा, जो क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेगा। और 1919 में भारत सरकार अधिनियम बनाएगा जो 1921 में लागू कर दिया गया, 1921 में लागू कर दिया गया। और इस कानून को सुधारने के लिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड लाया गया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, जो कि मॉन्टेगू भारत के क्या थे, सचिव थे, और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों पर सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया, ठीक है। इसमें केंद्रीय विषयों की सूची की पहचान करना और उन्हें पृथक कर राज्यों के केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक बना रहा। जो केंद्रीय ढांचा था वो बना रहा, कभी खत्म नहीं हुआ। मतलब कि आप विकेंद्रीकरण की तरफ प्रांत और बांट दिया था, जो विभाग थे वो सब बढ़ गए थे, लेकिन केंद्रीकरण बनाए रखा, ठीक है। केंद्रीय के अंतर्गत विषय होते हैं जैसे विदेशी मामला, सुरक्षा, डाकतार आदि होते हैं, ठीक है। जबकि प्रांतीय विषयों के में स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि, जल संरक्षण, कृषि, ये सब क्या थे, ये सब प्रांतीय विषयों के अंतर्गत आते थे। जो प्रांतीय विभाग थे वो सब इस पर अपना नियम कानून बनाते थे, ठीक है। जबकि केंद्र क्या करता था, वो विदेशी मामलों पर सुरक्षा, तार मतलब डाकों के विभाग में, और जैसे रेलवे, ये सब क्या है, सेंट्रलाइज में, तो उसके बारे में सब कुछ काम करता है, ठीक है। इस प्रांतीय विषय में पुनः दो विभागों में विभाजित किया गया, ठीक है। हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित वो विषय होता है जो गवर्नर का शासन होता है। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता है, ठीक है। जबकि उन मंत्रियों की सहायता से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन दूसरी आरक्षित है, ये दूसरी आरक्षित विषय गवर्नर पालिका परिषद की सलाह से शासन करता था, लेकिन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। जबकि जो गवर्नर थे, जो हस्तांतरित विभाग था, वो गवर्नर उस पर शासन करता था, ठीक है। उस पर क्या किया जाता, उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद जो बनाया गया था वो गवर्नर की सहायता करता था और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। जबकि आरक्षित विषय जो थे वो कार्यपालिका के तहत गवर्नर कार्यपालिका की परिषद की सहायता लेकर, और वो जो
किसके विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। शासन को दोहरी व्यवस्था या द्वैध शासन कहा गया। 1919 में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही, जिससे इस अधिनियम में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर जो द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया था। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था क्या होती है? द्विसदनीय व्यवस्था है द्विसदनीय व्यवस्था क्या था? इसमें लोकसभा और राज्यसभा ठीक है, राज्यसभा, ये दो सदनीय व्यवस्थाएं थी। जो सदनीय व्यवस्थाएं थी, दोनों सदनों में बहुमत सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। मतलब ये इसमें बहुमत सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन, अब वही 1909 में बताया था ना कि मतलब चुनाव अब सांप्रदायिक के आधार पर होगा। अब उसी तरह बहुमत की सदस्यताओं, गैर जो सदस्य थे उनको बहुमत सदस्यों की संख्या बढ़ सकती थी। इस कानून में संपत्ति और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्याओं को लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया था। और पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य विधान बजट जो थे उनको अलग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। ठीक है, इनको अलग कर दिया गया था। राज्य का और केंद्र का बजट दोनों को अलग कर दिया गया था। इस संविधान सहित इस संवैधानिक आयोग का गठन किया गया। संवैधानिक आयोग का गठन किया गया जो 10 वर्षों के बाद जांच करने के बाद प्रस्तुत करने एक ऐसी एक ऐसी संवैधानिक निकाय का गठन किया जाना था कि जो 10 वर्षों में पूरी जांच करे, पूरे 10 वर्षों का समाकलन करे। ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करे, फिर अपना रिपोर्ट। तो उसी तरह एक साइमन कमीशन आया था। क्या आया था? साइमन कमीशन आया था जो नवंबर 1927 में एक संविधान स्थित पता लगाने के लिए, संविधान के बारे में पता लगाने के लिए, ठीक है, उसे 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। इसमें जो कि साइमन कमीशन में पूरे क्या था, पूरे की पूरी ब्रिटिश विदेशी सब सदस्य थे, उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए उन्होंने भारतीयों ने उसका विरोध किया। जबकि ये 1928 में भारत आया था। ठीक है, इसे उन्होंने हटा दिया। फिर आता है 1935 अधिनियम। 1935 का अधिनियम जो है, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस बात पर दिया गया है, सर्वाधिक विकास किया गया है, जिसमें 320 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। यह इस अधिनियम के तहत भारत एक फेडरल मतलब संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय से वो पहले क्या था, हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट था वो क्या था, वो मतलब गवर्नर, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय बना था, लेकिन वो एक बंगाल मतलब प्रांत के लिए बनाया गया था। अब ये संघीय मतलब पूरे केंद्र के लिए बनाया गया है, पूरे भारत के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसलिए यह संघीय मतलब कि दोनों इसमें कार्य कर सकते हैं, फेडरल। ठीक है, ऐसे अधिनियम द्वारा भारत की संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। संघात्मक सरकार की स्थापना, संघात्मक मतलब संघ प्रांत और केंद्र दोनों साथ में कार्य करती थी। ठीक है, केंद्र और प्रांत शक्तियों में विभाजन किया गया था।
और संघीय प्रांतों में क्या है, संघीय प्रांतों की अनुसूची 59 थी, ठीक है, और राज्य सूची 54 थी और समवर्ती सूची 36 विषय थे। किंतु अब इसे बदल दिया गया, मतलब काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। चलो मैं बता दूंगा कि राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। इस संघ सूची वो होता है जिसमें कि केंद्र बना सकता है, जबकि राज्य सूची है जो राज्य बना सकता है। समवर्ती सूची में दोनों कार्य कर सकते हैं, ठीक है, जो भी सिर्फ रेलवे है, डाक है, बैंक है, ये सब क्या है, सेंट्रल है। जबकि स्टेट क्या है, कृषि, पुलिस, वन, ये सब क्या है, ये सब सेंट्रल है, स्टेट है। और जो समवर्ती सूची है, जो शेड्यूलर है, वो क्या है, इसमें दोनों बना सकती हैं। शिक्षा पर, जैसे शिक्षा है समवर्ती सूची में का विषय है, ठीक है। इस अधिनियम के प्रांतों के तहत द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। प्रांतों जो द्वैध शासन था उसका अंत कर दिया गया और स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। और इसके अतिरिक्त उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इसके लिए उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। और यह व्यवस्था 1937 से 1939 तक रहा और केंद्र और द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई, ठीक है। 1935 में केंद्र और, ये 1935 का अधिनियम है यार, सॉरी, इसमें 1935 अधिनियम लिखते हैं। यह अधिनियम 1935 का है, ये 1935 भारत अधिनियम, भारत अधिनियम, भारत अधिनियम है, ठीक है। 1935 भारत अधिनियम। इसमें द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी और दो विभाग संरक्षित और हस्तांतरित किए गए थे। इसमें 11 प्रांतों में 6 में द्वैध शासन, मतलब द्वैध मतलब जहाँ पर क्या था, प्रांत और सेंट्रल दोनों, मतलब कि जैसे कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों थी। तो बंगाल, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत और असम, ये सब विधान परिषद और विधायिका दोनों थी, ठीक है। विधान परिषद और विधायिका दोनों थी। विधानसभा और विधान परिषद व्यवस्था द्विसदनी व्यवस्था तथा 5 राज्यों में एक सदनी व्यवस्था स्थापित की गई। भारत राज्य सचिव परीक्षा समाप्त कर दी गई, जो सचिव परीक्षा होती थी वो समाप्त कर दी गई है। और इस संघीय प्राधिकरण की स्थापना की गई है, संघीय प्राधिकरण की स्थापना, ठीक है। इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया और 10% जनसंख्या मत, पहले क्या करता था, जो सबसे ज़्यादा कर देने वाले, टैक्स देने वाले और जो मतलब बड़े बड़े शिक्षक व्यक्ति थे, मतलब जो शिक्षित जो थे, जो PhD किए थे, मतलब बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जा जाकर वो लोग वोट करते थे। लेकिन अब 10% पूरी जनसंख्या का 10% मतदान कर सकते थे। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। आगे देखते हैं 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें 20 फरवरी 1947 में क्लेमेंट एटली द्वारा घोषित की गई कि क्या किया गया, तो ब्रिटिश शासन को समाप्त किया जाता है। 30 जून 1948 को भारत ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। क्लेमेंट एटली द्वारा एक घोषणा की गई थी 1947 में, ठीक है। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी हाथों में सौंप दी गई और मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया कि भारत में विभाजन होनी चाहिए। 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो स्वीकार नहीं करते, मतलब जो क्या नहीं करते, भारत को विभाजन करने की मांग कर रहे हैं और जो कहते हैं कि हम भारत से अलग होंगे,
उस पर लागू नहीं होगा। उसी दिन 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन की योजना पेश किया और लॉर्ड माउंटबेटन योजना का कहा गया। भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 में इस स्वतंत्रता और संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत को संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 14-15 अगस्त को 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां 2 नए राष्ट्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान का स्थानांतरित कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने नए डोमिनियन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री शपथ दिलाया लॉर्ड माउंटबेटन ने और 1996 में संविधान सभा का स्वतंत्र डोमिनियन सदन के रूप में स्वीकार किया गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना ना भूलें।